हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आई होप आप अच्छे होंगे और बेहतर काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछली हमने वीडियो में हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने कि किसने इंट्रोड्यूस की थी, क्या क्या चेंजेस आए, क्यों लानी पड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्या एकेडमिक स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, ये मैं आज जो प्रिंसिपल करवाने जा रही हूँ, ये प्रिंसिपल दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, उन या फिर एजुकेशन सिस्टम है, उनको गाइडलाइन दी है कि आप ये जो गाइडलाइन है इनको फॉलो कीजिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप इनको फॉलो कीजिए। अगर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो भी जाते हैं ना, तो बहुत चेंजेस हो जाएगा हमारे एजुकेशन। पहला जो गाइडलाइन दी है कि रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हमें पता है कि हर एक बच्चे में अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटीज होती है। अगर कोई पेंटिंग में अच्छा होता है तो कोई किसी को कुछ क्रिएटिविटी करना अच्छा लगता है। तो हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज होती है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या बोलती है कि आप हर एक बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर मान लो किसी को बच्चे को पता नहीं है कि ये वो स्पेशल कर सकता है इस फील्ड में, तो आप उसको एक्टिविटी करा के पहले उनकी जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करें और उसको फोस्टरिंग करें, उसको बढ़ावा दें, उसको उस फील्ड में आगे लेके जाए ताकि वो कल कुछ बेहतर कर सके। पहली गाइडलाइन तो ये होगी कि आप बच्चों की कैपेबिलिटीज़ है, उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, उनको फोस्टरिंग करें, उनको बढ़ावा दें। सेकंड ये है कि अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटीज टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय ऑल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड थर्ड। अब देखो, अब हमारे स्कूल में क्या सिस्टम हो रखा है कि बच्चा अगर फोर्थ क्लास में हो जाए तो उसको बेसिक जो कैलकुलेशन है या न्यूमेरेसी है, जो उसको संख्याओं का ज्ञान है, वो जो ये बोलते अगर बच्चा थर्ड क्लास तक हो गया तो उनको कम से कम जो बेसिक लिटरेसी है या न्यूमेरेसी है, जो नंबर्स का जो नॉलेज है वो दो। अब थर्ड क्लास तक बच्चे को नंबर्स का ज्ञान हो जाना चाहिए, चाहे जो बेसिक जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो हो जानी चाहिए। ये उन्होंने 2025 तक टारगेट रखा है कि हम 2025 तक जो बच्चे हैं या थर्ड क्लास तक, अगर वो थर्ड क्लास तक आएंगे तब तक उनमें बच्चों में बेसिक जो संख्याओं का ज्ञान है वो हो जाए। तो सेकंड प्रिंसिपल यही बोलता है कि तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन, कि बच्चे को आप सब्जेक्ट चूज करने की छूट दे। अब जैसे 11वीं 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, साइंस होगी, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आप ये डिसीजन बच्चों के ऊपर छोड़े, बच्चे अपने इंटरेस्ट या अपने जो टैलेंट है उसके हिसाब से आगे सब्जेक्ट चूज करें। तो यही बोला है कि बच्चों को आप उनके इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग आप उसको अपना पाथ चूज़ करने दें, ताकि आगे लाइफ में जो भी डिसीजन है वो एटलीस्ट वो अपने डिसीजन, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें। ये होगी फ्लेक्सिबिलिटी। ये गाइडलाइन दी है जो स्कूल्स है उनको, कि आप अब बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करें कि वो आगे चलकर अपने डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट है नो हार्ड सेपरेशन। ये क्या होता है कि जैसे पहले
होता था 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी। तो अब ये बोल रहा है कि जो अब बच्चे अपने हिसाब से, अगर आपको फिजिक्स पसंद है और साथ में अगर आपको ज्योग्राफी, आर्ट से ज्योग्राफी होगी, और शायद मान लो अब आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, तो आप ये तीनों सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब पहले क्या था कि आपको अगर फिजिक्स पसंद है तो आपको केमिस्ट्री और मैथ, नॉन मेडिकल में जाना है तो नॉन केमिस्ट्री और मैथ लेना पड़ेगा। अगर आपको उसी तरह सेम आर्ट्स और कॉमर्स में होता था। अभी वो क्या बोलता है कि अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स लो, अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो इसके फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हो। और अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें ले सकते हो। तो अभी क्या हो गया, अब आर्ट्स और साइंस के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, जैसे नहीं होगा कोई जो नैरो पहले में, और करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम इसके बीच में भी कोई सेपरेशन नहीं होगा। अब अगर आप किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो वो फिजिकल एजुकेशन ले रहा है, तो उसके फिजिकल एजुकेशन में भी आप आगे जाके स्कोप बना सकते हो, अपना हायर स्टडी कर सकते हो। उसी तरह बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमी, अगर आपको वोकेशनल हो गया मतलब कोई जो स्किल स्किल रिलेटेड कोई कोर्स हो गया जिसमें आपको स्किल मिले, एकेडमिक, तो अब इन स्ट्रीम के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा। तो आप ऐसा स्कूल सिस्टम बनाएं कि आप बच्चों के जो मेंटेलिटी है वो इनके बीच में जो सेपरेशन क्रिएट कर रही है उनको ख़त्म करें। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड ए होलिस्टिक एजुकेशन, कि आप अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, आप इनको इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। एंड है होलिस्टिक एजुकेशन, कि आप बच्चे की हर जो डोमेन को, हर डोमेन के ऊपर फोकस करें, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो। आप बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, हर एक पहलू का विकास करें। सो अगला है एम्फेसिस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग, कि आप बच्चों को कंसेप्चुअल चीज़ें सिखाएं। अब जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस बच्चे को पहले एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाए, या उनको ऐसी जो करिकुलम डिज़ाइन करे कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाई, कि ये सब हुआ क्यों, तो वो मेंटल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करे। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया। आप बच्चे को ऐसी एक्टिविटी कराए जैसे उसका कंसेप्ट बने, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर उसका कंसेप्ट बने, और ताकि वो रोट लर्निंग से बचे, क्योंकि रोट लर्निंग तो वो 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। अब ये सब जो प्रिंसिपल दिया है, जैसे इनको हमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हमें समझना है, कंसेप्ट बनाना है। तो उसी तरह जो हमारे जो करिकुलम बने वो, तो कि बच्चे रोट लर्निंग से बचें। सो नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल मेकिंग एंड इनोवेशन, कि आप बच्चों को क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी सिखाएं, या क्रिटिकल थिंकिंग रखें, कि वो अपना मतलब कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो जो भी टॉपिक है उसके अंदर वो सोच है वो क्रिटिकल बने, बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। आप ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करो कि बच्चों की दिमाग पर मतलब वो सोचने को मजबूर हो जाए कि हुआ क्यों, ये किस इसके पीछे रीज़न क्या था, अगर ये नहीं होता तो वो तो क्या होता, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। तो ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करो कि बच्चा क्रिएटिविटी पर फोकस करे और वो लॉजिकल सोचे, अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे एटलीस्ट लॉजिक हो। और इनोवेशन आगे मतलब आगे जो भी खोज करना चाहे वो मतलब कोई भी नया रिसर्च करना चाहे तो वो अगर
क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो आगे सोचेगा सोचेगा तो फिर आगे ऑब्वियस सी बात है, इनोवेशन तो होएंगे। सो नेक्स्ट है इथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कि आप बच्चे को ऐसा प्रिपेयर करें कि उसके अंदर जो ह्यूमन वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, वो उसके अंदर आए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होगी, मान लो जैसे संविधान के अंदर जो दे रखा है, जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उनकी उनका ध्यान रखना, या जैसे फ्लैग हो गया हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, तो उनका सम्मान, तो वो वैल्यू। अब स्पिरिट ऑफ सर्विस फर्स्ट समझे तो वो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल। और जैसे इम्पैथी हो गई, ये जो इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखे, एक दूसरे सफाई करना, एक रिस्पेक्ट करना, या कोऑपरेट करना, ये सब उसके बच्चे के अंदर डेवलप उसके वो एक दूसरे बच्चा है, ये दूसरा जो ह्यूमन है उसको एक पॉजिटिव थिंकिंग से देखे। तो ये सब अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर हमारा स्कूल सिस्टम में ऐसा हो जाता है, तो एक बेहतर इंसान बनने को मिलेगा। सो नेक्स्ट बोला है कि लाइफ स्किल्स, कि बच्चे में ये उन्होंने 4 लाइफ स्किल दे रखी है। पहला है कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, रेजिलियंस एंड टीम वर्क, कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेट करना सीख जाए, वो कम्युनिकेशन करना और कोऑपरेशन करना, कि हर अपने जो क्लासमेट है उनके साथ कोऑपरेट करना, अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करना, टीम वर्क करना सीख जाए, वो टीम वर्क वाले जो एक्टिविटी है वो करवाओ, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, कोई डिस्कवरी लर्निंग हो गया, उनमें वो क्या असाइनमेंट वर्क हो गया, ये प्रोजेक्ट वर्क बेटर एग्जांपल है टीम वर्क का। तो प्रोजेक्ट मेथड से आप उनको पढ़ाएं ताकि वो कोऑपरेट करना सीखे और टीम वर्क करना सीखे। तो उन्होंने 4 स्किल्स दे रखी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने कौन कौन सी 4 जो लाइफ स्किल्स हैं उनको फोकस किया है। तो ये आप देख सकते हो, करना है बस आप समझिए, ये अगर आप सीधा देख लोगे तो भी हो जाएगा, नॉट ए बिग इशू। सो नेक्स्ट है फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन द समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या हो गया, जो पहले चलता था, जैसे एनुअल एग्जाम हो गए, तो ये एक ग्रेड ग्रेड देने के लिए बेसिकली यही होता है, और ताकि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सके, आपको एक वैल्यू निर्धारण कर सके आपकी, कि आपको आप एवरेज हो या फिर आप लो हो, आप क्रिएटिव हो, तो उसके लिए होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। अगर आपको फीडबैक चाहिए, अब बच्चे को जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी तो उनको पता नहीं उनकी कमियां क्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो ये कहता है कि रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, कि आप हफ्ते 10 दिन बाद में टेस्ट लो, ताकि बच्चा रेगुलर पढ़ाई भी करता रहे, या मतलब जो भी पढ़ाई हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, हो हर चीज़ में, हर फील्ड में जो असेसमेंट होता रहना चाहिए, कि बच्चा अब हफ्ते बाद अगर टेस्ट लोगे तो आप अगर उसमें कमी है तो वो डायग्नोस करके पता चल जाएगा, और उसका रिमेडियल टीचिंग हो जाएगी बाद में। सो ये बोलता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा है रेदर देन समेटिव असेसमेंट है, क्योंकि जो समेटिव असेसमेंट है वो इनक्रेज कर ही होते हैं, कि ये जेई नीट वगैरह उनमें क्या करते हैं कि 9th से ही आपका बेस तैयार करना शुरू कर देते हैं 11th 12th का। तो इन सब चीज़ से
बच जाएगा, अगर अगर ये सिस्टम, अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो। आई मीन ग्राउंड लेवल पर अगर 100% इम्प्लीमेंट होती है तो ये सब समेटिव असेसमेंट नहीं रहेगा फिर। सो नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ही जो अभी ज़माना है। तो अभी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर, कि बच्चों को लैंग्वेज को आप बैरियर मत बनाओ। ये लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेट का एक व्हीकल है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसको आप एज ए बैरियर मत देखो, आप सोर्स देखो, बस कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट है, उसका कंसेप्ट बनना चाहिए, ना कि आप ये लैंग्वेज को देखो कि भाई ये इंग्लिश में समझ आए या हिंदी में, जो भी उसके बच्चे की लैंग्वेज है उन समझ आना चाहिए। आपको लैंग्वेज को बैरियर की तरह नहीं लेना, आपको उसको सोर्स की तरह लेना। नेक्स्ट है इंक्रीजेज एक्सेस फॉर द यंग स्टूडेंट। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है कि आप की जो इंक्लूसिव सिस्टम उनको इंक्लूड करो, कि दिव्यांग स्टूडेंट है जो कोई भी अगर कोई पार्ट, मतलब अगर वो अगर आप ब्रेल लिपि का यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आप वो साइन जो अगर वो फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको उनके लिए इंक्रीज करवाया गया है उस इस पॉलिसी में। सो नेक्स्ट है टीचर एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जो टीचर्स है, ये पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें टीचर्स माना गया है कि टीचर्स के बिना लर्निंग प्रोसेस अधूरी है, और उनकी जो रिक्वायर्ड जो टाइम टू ट्रेनिंग है वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जब टीचर नाम जब तक ट्रेन नहीं होंगे तब तक बच्चों को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है reduce curriculum content to enhance an essential learning and critical thinking। कि भैया आप करिकुलम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो एसेंशियल लर्निंग है वो हो सके, जो हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग हो सके बच्चे की। अब जो फैक्चुअल है उनको आप ज़्यादा ज़रूरी है, ये जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो, वो आप करिकुलम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलम। कि भाई बच्चे को आप ऐसा प्रिपेयर करो कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे या उनकी रिस्पेक्ट करे, या जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में है उनको उनकी रिस्पेक्ट करे। जैसे कोई अगर कोई गांव का लड़का या कोई बिहार जैसे कोई अगर किसी पिछड़े वो है समाज से, तो उनकी रिस्पेक्ट करे आप, उनके अंदर ऐसा जो वैल्यू वो इंट्रोड्यूस करवानी है कि आप हर एक जो कल्चर से आए बच्चा उनको एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट करे उनकी। तो नेक्स्ट है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। कि उस अब ये इंक्लूसिव स्कूल का ये इंक्लूसिव का उनको इंक्लूड करता है कि आप हर एक बच्चे को इक्विटी मिलनी चाहिए, और इंक्लूजन अगर कोई दिव्यांग है तो उनको भी एडमिशन मिलना चाहिए, और उनको बस एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो करवाओ, जो जो उनके जो वो कर सके। तो ये फुल इंक्लूजन की बात करता है। इंक्लूसिव स्कूल, जैसे इंक्लूसिव स्कूल में होता है कि आप चाहे वो सोशल बैकग्राउंड से अगर वो कमज़ोर तो वो भी आएगा, अगर कोई
दिव्यांग हो वो भी आएगा, हर एक बच्चा क्लास में इंक्लूड होगा, डाइवर्सिटी होगी उसके अंदर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।